गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आर्यन वीडियो ऑन कर दे भाई, मेरे लेक्चर में वीडियो ऑन करके बैठो। यस, चलो कल हम लोगों ने, अभी आ रही है वॉइस, आ रही है अभी आर्यन? ओके डन, ठीक है। कल हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर स्टार्ट किया था। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कल मैंने आप लोगों को चार्जिंग सेक्शन एक्सप्लेन किया था, जो है 22। चार्जिंग सेक्शन के अंदर टोटल 3 कंडीशंस दी है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ही आपको टैक्स लगेगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। पहला कंडीशन, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। अपर टेनेंट का मतलब होता है अटैच। सो अगर आप लोग प्रॉपर्टी में बिल्डिंग भाड़े पे दे रहे हो तो आपको टैक्स लगेगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप लोग लैंड भाड़े पे दे रहे हो विच इज अटैच टू बिल्डिंग तो भी आपको टैक्स लगेगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सेकेंड कंडीशन है कि आप प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए। एंड लास्ट, ओनर शुड नॉट यूज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर समझो कि एक वेकेंट प्लॉट है और वो आप लोगों ने किसी को भी भाड़े पे दिया, तो अंडरस्टैंड नाउ इनकम इज नॉट टैक्स्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इट इज टैक्स्ड अंडर अदर सोर्सेस। अगर आपको सब लेटिंग से इनकम आ रही है, मतलब मैं अगर प्रॉपर्टी समझो आपको भाड़े पे दूं और आप किसी और को भाड़े पे दो, तो फिर वो इनकम भी कहां टैक्सेबल होगी? अंडर द हेड अदर सोर्सेस। आपको रेंट मिला, फिर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी से मिले या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से मिले, आपको टैक्स यही हेड के अंदर लगेगा। अब क्वेश्चन आता है कि आपको टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? तो जिस ईयर में भी रेंट ड्यू हो जाएगा वो ईयर में आपको टैक्स लग जाएगा। प्रॉपर्टीज 3 टाइप की होती है, लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टीज आपने भाड़े पे दी है। अब आप समझो कि वो प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे, तो हम पहले निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, लास्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स मैंने अभी भरा, मिलेगा इस साल माइनस। नेक्स्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स अभी भरा तो मिलेगा। अगर मैं करंट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स भरूं तो भी मिलेगा। अच्छा, टेनेंट म्युनिसिपल टैक्स भर दे तो नहीं मिलेगा। अगर म्युनिसिपल टैक्स ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ है तो भी नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स हम पे किसको करते हैं? लोकल अथॉरिटीज को। एंड वो लोग हमसे म्युनिसिपल टैक्स कैसे कलेक्ट करते हैं? इट इज सम परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। एंड व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर आपको एनएवी मिल जाएगा। एनएवी में से आप लोगों को 2 ही डिडक्शंस मिलते हैं, 24A एंड 24B। 24A में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ एनएवी। फिर आपको ये नहीं देखना है कि आपके खर्चे कितने हुए हैं। एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपका जो फ्रेंड्स फाइनल आंसर है, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव, निल और नेगेटिव। नाउ हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू? तो स्टेप नंबर 1, you will calculate expected rent. How you will get expected rent? तो first compare your municipal value with fair rent. Whichever is higher, compare that with a standard rent. Whichever is lower is your expected rent. अब एक सेकेंड ना, that is your expected rent. Step number 2 is actual rent for the period property was let out minus unrealized rent if any. Now normally your this step 1 and step number 2 is your GAV, whichever is higher. But if suppose there is a vacancy, now what is vacancy? Vacancy means owner tenant ढूंढ रहा था लेकिन उसको tenant मिला नहीं है. So now it is not the fault of owner that he is realizing lower amount of rent. तो अगर ओनर ने ये प्रूव कर दिया कि he is getting lower amount of rent only because of vacancy, only because of vacancy, then he will get a relief. तो अगर वैकेंसी हुआ ना तो अपन स्टेप नंबर 3 बनाएंगे और 3 में क्या करेंगे? स्टेप 2 प्लस वैकेंसी रेंट।
अब वेकेंसी रेंट ऐड करने के बाद जो अमाउंट आया, आप चेक करो क्या वो अमाउंट एक्सपेक्टेड रेंट जितना है या उससे ज्यादा है। अगर वो एक्सपेक्टेड रेंट जितना या उससे ज्यादा है तो हम प्रूव कर रहे हैं क्या कि वी आर गेटिंग लोअर रेंट ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी। तो आप लोगों को स्टेप नंबर 2 आपका जीएवी बन जाएगा, नहीं तो फिर स्टेप नंबर 1 आपका जीएवी बनेगा। एसओपी का जो फॉर्मेट है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम एनएवी। एनएवी क्या लेना है उसका, निल, और डायरेक्टली लेस करो डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, और फाइनल आंसर आपका या तो निल होगा या तो नेगेटिव होगा। इंटरेस्ट आपको माइनस करने नहीं मिलेगा अंडर 115 बीएसी। डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, सो ये प्रॉपर्टीज क्या है, परफेक्ट, 2 आप सेल्फ ऑक्यूपाई रख सकते हो मैक्सिमम, उसके ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज हुई दैट इज डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट का फॉर्मेट इज सेम एज लेट आउट। यस, आपका एक्चुअल रेंट नहीं होगा उसमें, तो योर एक्सपेक्टेड रेंट विल बिकम योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो हमने ये सब डिस्कस किया था, कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो 4 घर में से 2 घर एसओपी हो जाएगा। हाँ, तो चारों में रहता है तो वही बोल रहा हूं ना, 2 पे एसओपी पे प्रोविजंस लगेंगे और 2 पे डीम टू बी लेट आउट के प्रोविजंस लगेंगे। हाँ, कल एग्जांपल लिया था ना, 4 घर में रहता है तो रहने दो ना। टैक्स पर्सपेक्टिव से, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो 2 ही घर को आप एसओपी मान सकते हो, बाकी के 2 घर को आपको ऐसा ही समझना पड़ेगा कि आपने भाड़े पे दे दिए। समझा? हाँ, बोलो और कुछ। आपका डाउट हुआ क्लियर कि अभी भी नहीं हुआ है? आप पूछो, डाउट पूछो, ऐसा डरो मत, कोई भी डाउट जितने भी है पूछ लो, पूछ। हाँ हाँ, ठीक है, 4 शादियां होती हैं, हाँ राइट राइट। नहीं ठीक है ना यार, इट्स कस्टम्स, व्हाई वी शुड लाफ ऑन समवन्स कस्टम्स। ठीक है, यस, नो नो नो, इट्स ओके। हाँ बोलो। हाँ बराबर, मतलब 2 घर को यू कैन कंसिडर एज एसओपी। चालू तो हो गया ना, ये क्या है? हाँ, चालू हो गया कब का? नहीं बोलो उनको, हो गया चालू। हाँ हो गया, चालू हो गया लेक्चर। सुनिए, समझो कि आप 4 घर है आपके पास एंड ऑल दी 4 प्रॉपर्टीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, बराबर। अब आपके ही नाम पे 4 घर है, आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पे एसओपी के प्रोविजंस लगाओ और 2 को मान लो कि वो लेट आउट है, भले ही फिर आपके पास 4 घर है। ऐसे तो फिर लोग क्या करेंगे, 10 घर परचेज करेंगे और बोलेंगे 10 के 10 एसओपी है, वो लोग कभी टैक्स ही नहीं भरेंगे। आप है ना थोड़ा सा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इसमें नुकसान किसका हो रहा है, गवर्नमेंट का। नॉर्मली पर्सन को रहने के लिए कितने घर चाहिए, 1, गवर्नमेंट तो आपको 2 दे रहा है। नाउ अंडरस्टैंड, आई विल एडवाइज व्हाट टू डू। अगर आपके नाम पे 2 घर है ना, अब आप 3rd प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हो ना अगर, तो कोई दूसरे के नाम पे करो, आपके फादर के नाम पे 2 घर कर लो, स्पाउस के नाम पे कर लो परचेस, इट्स ओके, मतलब वो भी 2 घर रख सकते हैं एसओपी। सो वैसा आप कर सकते हो। और कुछ डाउट? नहीं, पक्का क्लियर हुआ? ओके, अब ध्यान देना, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये अभी आप लोग सॉल्व करोगे। मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट में गाइड कर देता हूं। देखो, पहले तो है ना हमेशा नेम ऑफ असेसी लिखना रहेगा। क्या लिखना होगा, नेम ऑफ असेसी। पहले एक बार 2 मिनट फॉर्मेट देख लीजिए, सब मैं यहीं पे रखता हूं, टेक्स्ट बुक आप लोग बंद ही रखो। फिर हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, पर्टिकुलर्स कॉलम।
अब सामने आप 2 कॉलम भी बना सकते हो, 1 कॉलम भी बना सकते हो। मैं एक ही कॉलम बना रहा हूं ये सम में। अब ये सम में ना लेट आउट है प्रॉपर्टी, तो इधर आप स्टार्ट करो। क्या? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट, तो उसमें पता है अपन लिखते थे ए म्युनिसिपल वैल्यू, बी फेयर रेंट, बराबर, सी हायर ऑफ ए और बी, डी स्टैंडर्ड रेंट, ई एक्सपेक्टेड रेंट, लोअर ऑफ सी और डी। मैं क्या बोल रहा हूं, एक चीज ध्यान में रखना, कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं होने चाहिए। इट शुड बी फुल फॉर्म। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, सब जगह पे फुल फॉर्म। सेकेंड, स्टेप नंबर 2, एक्चुअल रेंट फॉर द पीरियड प्रॉपर्टी was let out minus unrealized rent if any, बराबर। स्टेप नंबर 3, अगर वेकेंसी का कॉन्सेप्ट है तो वो नहीं है तो ये जीएवी बन जाए। फिर तो आपको फॉर्मेट पता है ना, माइनस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, फिर डिडक्शंस, 24A एंड 24B, ऐसा पूरा फॉर्मेट बनेगा, बराबर। फॉर्मेट समझा? पहले आप ये ड्रॉ कर लो, नेम ऑफ द असेसी, कंप्यूटेशन पर्टिकुलर्स, रुपीस, फिर मैं आपके सामने सम रखता हूं। हाँ, हायर ऑफ ए और बी लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर ए और बी नहीं लिखना हो आर्यन, तो यू कैन राइट हायर ऑफ एमवी और एफआर, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। ठीक है, अब रुको तुम लोग, ये मत करो, तुम लोग अभी क्वेश्चन पढ़ो पहले शांति से, फिर बनाओ तुम लोग। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप अनरियलाइज रेंट देखोगे ना, अनरियलाइज रेंट, तो उस बार आगे लिखा होगा ऑल द कंडीशंस प्रिस्क्राइब बाय रूल नंबर 4 आर सेटिस्फाइड, ऐसा लिखा होगा। अब अनरियलाइज रेंट आपको माइनस करने मिलता है ना, तो देर आर सर्टन कंडीशंस, तो ही वो लोग माइनस करने देते हैं। वो कंडीशन मैंने अभी तक आपको पढ़ाई नहीं है, तो वो कंडीशंस कहां दी है? रूल नंबर 4 में, दैट आई विल एक्सप्लेन। बट अगर सम में ये लाइन दी हो या ना दी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू विल सब्ट्रैक्ट अनरियलाइज रेंट। दी है तो सेटिस्फाई हो रही है, नहीं दी है ना तो यू विल अज्यूम कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, सो अभी ये सम में तो दिया ही है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो और फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। चलो फास्ट। आंसर आया 35,600। चलो करे डिस्कस। पहले तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट आपका 2,10,000 आएगा। फिर आपका एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है, तो एक्चुअल 1,80,000 आएगा, बराबर। अब अगर वेकेंसी नहीं होता तो फिर आपको कितना रेंट और मिलता? 40,000 और मिलता, तो वो हो जाता 2,20,000। 2,20,000 is, can I say, more than expected rent 2,10,000. So your gross annual value is how much? 1,80,000. समझा ना? माइनस करो इसमें से म्युनिसिपल टैक्स और फिर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, 47,000। आर्यन आया आंसर? वेकेंसी में गड़बड़ किया लगता है। क्या? $20,000 पर मंथ है, 10 मंथ्स के लिए रेंट मिले, सॉरी 9 मंथ्स के लिए रेंट मिलेगा ना। जैन, नहीं एक ही मिनट, जैन में खाली कर दिया तो 2 महीने का तो आएगा नहीं, फेब और मार्च, और 1 महीने का रेंट अनरियलाइज है, तो फिर आपका 10 मंथ्स का रेंट इंटू 20,000 माइनस 20,000 अनरियलाइज रेंट। तो ऐसे बोलने जाएंगे तो 9 मंथ्स का ही रेंट मिला ना आपको, तो बराबर। आर्यन समझा?
180 समझा, 180। ओके, फिर आप इसमें वैकेंसी ऐड करके चेक करो, 40,000 रुपया, तो 2,20,000 आएगा, बराबर। और 220 210 से ज्यादा है, मतलब अगर वैकेंसी नहीं होता तो कहना इसे अपना रेंट गवर्नमेंट रेंट से ज्यादा होता, और इसीलिए तुम्हारा जीएवी क्या हो जाएगा, 1,80,000। हाँ, क्योंकि स्टेप 2 प्लस वैकेंसी करते हैं अपन, तो स्टेप 2 में तो अनरियलाइज रेंट निकल ही गया है अपना। फॉर अनरियलाइज रेंट यू विल नॉट गेट एनी रिलीफ, you will get relief only there if there is vacancy. बोलो, हुआ क्लियर? चलो, अब मैं आप लोगों को थोड़े बहुत दूसरे प्रोविजंस पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। चलो, अब अपना डिस्कशन जो अभी करना है अपने को, वो है इंटरेस्ट के ऊपर, जो अपना सेक्शन नंबर 24 बी है। इसके ऊपर एक बड़ा सा डिस्कशन अभी करना है अपने को। पहला पॉइंट, आपको इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगी ऑन ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस पे आपको इंटरेस्ट जो है वो क्या करने मिलेगा, माइनस। ये तो अपन ने पॉइंट कल ही डिस्कस किया था। सेकंड, हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट, लोन शुड बी रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी। अब आप समझो ले रहे हो एक व्हीकल लोन, मतलब आप एक गाड़ी खरीद रहे हो और उसके लिए लोन ले रहे हो, तो उसकी इंटरेस्ट थोड़ी यहां पे माइनस करने मिलेगी। आपको कौन सी इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगी, जो आप लोगों ने घर के लिए ली है, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए, या रिपेयर, रेनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अगर आपने लोन CRRRA के लिए ली है तो ही हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे। माइनस करने मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्यू बेसिस। लोन लेना चाहिए फॉर CRRRA। समझो आपने किसी एजेंट को ब्रोकरेज पे किया है, क्यों, फॉर अरेंजिंग लोन। लोन अरेंज करवा के दिया, उसके लिए आपने ब्रोकरेज पे किया किसी एजेंट को, तो ये जो ब्रोकरेज आप पे करोगे दैट इज नॉट अलाउड। हम आपको दे रहे हैं ना स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो उसमें तो सारे खर्चे आ गए आपके, तो ये कोई खर्चा आपको माइनस करने नहीं मिलेगा। चलो, उसके बाद समझो सागर ने देव से लोन लिया है एक, मैंने आपसे लोन लिया देव। अब मैंने आपसे जो लोन लिया वो लिया है 20 लाख का एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। नाउ एट द एंड ऑफ ईयर नंबर 1, हाउ मच इंटरेस्ट इज पेएबल? सो इंटरेस्ट पेएबल इज 2 lakhs, बट आउट ऑफ दैट इंटरेस्ट विच इज पेड इज ओनली 0। मतलब मैंने आपको कुछ पे नहीं किया, 2 लाख अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे कहना इसे 24B के अंदर डिडक्शन तो मिल जाएगा 2 लाख का, क्यों, ड्यू हो चुका था इसीलिए डिडक्शन मिल जाएगा। अब क्या हुआ, जैसे ही एंड ऑफ ईयर 2 आया, तो नाउ माई इंटरेस्ट पेएबल ऑन दिस 20 lakh इज अगेन 2 lakhs, और ये जो फर्स्ट ईयर का 2 lakhs था उसके ऊपर भी देव आपने मुझसे इंटरेस्ट चार्ज किया एट द रेट ऑफ 10%, 20,000। सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है वो। अगर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट में पे कर रहा हूं ना, तो इसका मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। दिस इज लाइक अ पेनल्टी विच यू आर पेइंग। सो इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट जो है वो हम आपको माइनस करने नहीं देंगे, वो आपको माइनस करने नहीं देंगे। नेक्स्ट, अगर समझो नेक्स्ट एग्जांपल,
देव, मैंने आपसे एक लोन लिया है और ये लोन मैंने लिया है अभी 30 lakhs का। अब आपने मेरे को ना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो 20%, 20% आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। अब क्या हो रहा है, हर साल मैं आपको इंटरेस्ट दे पा रहा हूं, प्रिंसिपल जा ही नहीं रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है। ऐसा चलता रहा 2-3 सालों के लिए। और मैंने आपसे लोन क्यों लिया था? हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अब 2-3 साल बाद समझो कि मुझे HDFC बैंक से लोन मिल रहा है। HDFC बैंक से सागर को क्या मिल रहा है? लोन कितने का? 30 लाख का ही मिल रहा है, एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट। तो अब मैंने क्या सोचा कि भाई उठाते HDFC से लोन और यही लोन देव को रीपे कर देते इधर से। ये रीपे कर दिया लोन जो देव से लिया था 30 लाख का। फायदा क्या हुआ इसमें? मुझे इंटरेस्ट कम हो चुका। अभी भी मेरा समझ में आ रहा हो तो लोन आउटस्टैंडिंग इज 30 का 30 lakhs ओनली। बस मैंने क्या किया है, सिर्फ पर्सन चेंज हो चुका है जिससे मैंने लोन लिया है। पर्सन क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है जिससे मैंने लोन लिया है। सो इधर 30 लाख का लोन था, किसके पास? देव के पास से। अब मेरे को किसको देने का है वो 30 लाख? HDFC। तो तुम समझो, अगर मैं न्यू लोन उठा रहा हूं, क्यों? टू रीपे माई ओल्ड लोन, तो क्या मुझे ये न्यू लोन पे जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा वो माइनस करने मिलेगा? आंसर इज यस। अंडरस्टैंड, पर्पस समझो। ये न्यू लोन किधर यूज हुआ? ओल्ड लोन को रीपे करने में। और ओल्ड लोन किधर यूज हुआ था? घर के अंदर। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ये न्यू लोन डायरेक्टली घर में यूज नहीं हुआ है, बट इनडायरेक्टली घर के लिए यूज हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज, ऊपर वाले एग्जांपल के साथ इफ यू कंपेयर, कैन आई से दिस इज लाइक अ पेनल्टी विच यू आर पेइंग। यहां पे कोई पेनल्टी नहीं भर रहे हो तुम लोग, यहां पे तो इंटरेस्ट ही भर रहे हो, सिर्फ तुम लोग पर्सन चेंज कर रहे हो। एंड थोड़ा दिमाग चलाओ, अगर गवर्नमेंट बोलेगा कि हम तुम्हें ये इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो लोन है ना, कभी भी लोग स्विच नहीं करवाएंगे। और लोन स्विच नहीं करवाने में ना गवर्नमेंट का नुकसान है। कैसे गवर्नमेंट का नुकसान? कैसे आप बताओ? लोन कब स्विच करेंगे लोग? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तभी स्विच करवाएंगे। अब तुम सोचो, अगर मैं देव से ही लोन कंटिन्यू रखता, तो तुम्हें समझ में आ रहा है गवर्नमेंट का इसमें नुकसान है, क्योंकि गवर्नमेंट को 24B में मुझे माइनस करने देना पड़ता है इंटरेस्ट। ज्यादा इंटरेस्ट मतलब क्या? नहीं से कम इनकम मतलब कम टैक्स। और इधर मैं थोड़ी कोई गलत कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ लेंडर चेंज कर रहा हूं, कोई थोड़ी पेनल्टी जैसा पे कर रहा हूं मैं। आप समझ पा रहे हो? तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 30 का 30 लाख ही है, मैंने तो सिर्फ पर्सन चेंज कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? अगर आपने क्या उठाया है? न्यू लोन। क्यों? टू रीपे। तो नए लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो माइनस करने मिलेगा। अब जो पॉइंट आ रहा है वो इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अब आप जो भी इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट या तो आपकी प्रॉपर्टी LOP हो सकती है या DLOP हो सकती है, या तो आपकी प्रॉपर्टी SOP हो सकती है। अब जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे या इंटरेस्ट आपकी जो भी ड्यू होगी, एंड इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट, तुम समझो दिस प्रॉपर्टीज आर इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज। यहां से इनकम जनरेट हो रही है, तो इसीलिए प्रोविजन क्या बनाया है कि अगर आपने लोन लिया और प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट कर दिया या डीम टू बी लेट आउट है, तो इसमें जितनी भी आपकी इंटरेस्ट होगी ना, सब माइनस करने मिलेगी। देयर इज नो लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। नो लिमिट ऑन amount of interest means if your interest due is 5 lakh, you subtract 5 lakhs. If interest due is 10 lakhs, you subtract 10 lakhs. But ये जो प्रॉपर्टी है is not an income generating property. Understand? SOP is a benefit to assessee, not to government. Government is giving benefit to you. क्योंकि इधर क्या आने वाला है SOP में? क्या नहीं से या तो आंसर नील आ गया, नहीं तो लॉस ही आएगा। तो ये तो आपके लिए बेनिफिट है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अगर हम SOP बेनिफिट दे रहे हैं असेसी को, तो असेसी अगर लोन लेगा और समझो उसका 10 लाख इंटरेस्ट आया, वो तो पूरा 10 लाख नेगेटिव इनकम दिखाएगा।
और 10 लाख नेगेटिव इनकम, मतलब कहने से उसकी जो दूसरी इनकम होगी उसके सामने वो सेट ऑफ करेगा। अरे इसमें तो फिर गवर्नमेंट का नुकसान ही नुकसान है। गवर्नमेंट बोल रहा है हम तुम्हें बेनिफिट देना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड बेनिफिट दे हम तुम्हें। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, एसओपी के केस में इंटरेस्ट के ऊपर लिमिट डाल दी कि हम ध्यान से सुनो, अभी हम एक लिमिट डाल रहे। लिमिट क्या, कुछ कंडीशंस रखेंगे हम एसओपी के अंदर। अगर ये कंडीशन सारी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम आपको मैक्सिमम 2 लाख माइनस करने देंगे। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है ना, तो हम तुम्हें मैक्सिमम 30,000 माइनस करने देंगे। तो थोड़ा सा भी दिमाग चलाओगे ना। मैंने क्या बोला था, एसओपी में फाइनल आंसर इज नेगेटिव। नेगेटिव में योर नेगेटिव विल नेवर एक्सीड 2 लाख रुपीस। नेगेटिव अमाउंट विल नेवर 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 एक्सीड 2 लाख रुपीस। 2 लाख से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। बैठा दिमाग में। बट अब मैं क्या बोल रहा हूं समझो। मैं आपके सामने ना एग्जाम्पल बना रहा हूं 4। समझो कि जो मैं आपको कंडीशंस यहां पे सिखाऊंगा एसओपी में, वो हो गई सेटिस्फाई। लेकिन आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यू है वो है 1,80,000। तो आपको कितने का डिडक्शन मिलेगा 24B में? 1,80,000 का ही मिलेगा ना। क्यों 1,80,000 का? अरे जब एक्चुअल इंटरेस्ट ही 180 है तो 2 लाख कैसे मिल सकता है? अरे 2 लाख तो मैक्सिमम है। चलो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और तुम्हारी एक्चुअल इंटरेस्ट 2,80,000 है तो परफेक्ट 2 लाख मिलेगा। समझो अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तुम्हारी एक्चुअल इंटरेस्ट 40,000 है तो 30 मिलेगा। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है और तुम्हारी एक्चुअल इंटरेस्ट 25,000 है तो 25,000 मिलेगा। मतलब मैं क्या सिखाना चाहता हूं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यू है, बोलो एक्चुअल इंटरेस्ट, उसको कंपेयर करो मैक्सिमम 2 लाख के साथ, विच एवर इज लोअर उतना डिडक्शन मिलेगा। एंड अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है ना, तो एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यू जो है उसको कंपेयर करो 30 के साथ, विच एवर इज लोअर। भूलना नहीं, कंडीशंस देव सिर्फ कहां पे है, एसओपी के केस में। देव नींद आ रही है तो मुंह धो के आओ फटाफट, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एसओपी के केस में कंडीशंस है। ये कंडीशंस एलओपी एंड डीएलओपी के केस में नहीं है, वो ध्यान में रखना। सो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यू और 2 लाख विच एवर इज लोअर। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यू और 30,000 विच एवर इज लोअर। कंडीशन सेटिस्फाई हुई 180 है तो 180, हुई सेटिस्फाई 280 है तो 2 लाख, नहीं हुई 40,000 है तो 30,000, नहीं हुई 25,000 है तो 25,000। नहीं, अभी मैं कंडीशंस बता रहा हूं, सारे होने चाहिए। यस अब टोटल है ना, टोटल 4 कंडीशंस है। बोलो कितनी कंडीशंस है? 4। टोटल 4 कंडीशंस है। चारों की चारों कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई। चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999. Loan should be taken on or after 1/4/1999. आपको याद हो तो कल मैंने एक सेंटेंस बोला था कि 99 2000 एंड 2000 2001 में मेजर अमेंडमेंट्स हुई थी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में, इसीलिए ये डेट तब की है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों ने लोन 1/4/1999 को ही ली है, एग्जैक्ट वही दिन पे, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? हो जाएगी। तो इंटरेस्ट आपको माइनस करने मिलेगा अप टू 2 लाख। अगर आपने लोन उसके बाद ली तो 1/4/1999 के बाद होगी सेटिस्फाई, होगी, इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा।
अगर आपने लोन 1/4/1999 के पहले ली तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सिर्फ लिमिट चेंज होगी। ऐसा नहीं सिखा रहा है कि कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मिलेगा, नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। हुई तो 2 लाख मिलेगा, नहीं हुई तो 30 मिलेगा। अब सेकेंड कंडीशन में कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना। लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर आर एंड आर। क्या है? लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर आर एंड आर। आर के लिए लोन नहीं लेना चाहिए, मतलब रिपेयर, रेनोवेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, उसके लिए आप लोगों को लोन नहीं लेना चाहिए। अब कंफ्यूज मत होना, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला है कि आपको लोन लेना चाहिए फॉर CRRRA। अब ध्यान देना, अब मैं क्या बोल रहा हूं ना, पहले वो समझो। अगर तुमने C&A के लिए लोन लिया होगा ना, घर का कंस्ट्रक्शन किया या एक्विजिशन किया और फिर तुमने घर को SOP रखा है, तो हम तुम्हें 2 लाख देंगे माइनस करने। अगर तुमने RRR के लिए लोन लिया ना, तो हम तुम्हें 30,000 देंगे माइनस करने। और अगर तुमने लोन ये पांचों के अलग किसी पर्पस के लिए लिया, तो हम तुम्हें इंटरेस्ट माइनस करने देंगे ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट है, समझा? सो अगर आपने लोन C और A के लिए लिया तो मैक्सिमम 2 लाख, RRR के लिए लिया तो मैक्सिमम 30,000, और अगर तुमने लोन किसी अदर पर्पस के लिए लिया है तो 0। क्लियर? ये आपका सेकंड कंडीशन था। थर्ड कंडीशन, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन शुड बी कंप्लीटेड within 5 years from the end of the year in which loan is taken। मतलब क्या? जिस साल में आपने लोन लिया, समझो आपने 15 सितंबर 2021 में लोन लिया है, या तो घर का कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर एक्विजिशन के लिए, तो पहले तो जिस साल में लोन लिया उस साल के एंड में जाओ, मतलब 31 मार्च 22, और फिर इसमें 5 साल ऐड करो, मतलब 31 मार्च 27 तक आपका घर का कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन हो जाना चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन, आपके पास होना चाहिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। मतलब क्या? जिससे आपने लोन लिया उसके पास से आपको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। अगर ये 4 कंडीशंस क्या हो जाती है, तो हम आपको मैक्सिमम कितना माइनस करने देंगे? 2 लाख, नहीं तो 30,000। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ है डिस्कशन के लिए। पहला, इंटरेस्ट इज अलाउड इफ लोन इज टेकन फॉर CRRRA। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट पेबल ऑन अ फ्रेश लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन इज एडमिसिबल एज अ डिडक्शन। ब्रोकरेज और कमीशन पेड टू एजेंट फॉर अरेंजिंग लोन इज नॉट अलाउड। ये देखो, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट LOP DLOP में नो लिमिट, SOP में नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAC, वो तो अपन ने कल ही पढ़ा था। इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, एक्चुअल इंटरेस्ट और 2 लाख विच एवर इज लोअर। इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, एक्चुअल इंटरेस्ट और 30,000 विच एवर इज लोअर। 4 केसेस में यहीं पे लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, याद रखना ये केसेस सिर्फ SOP के लिए है। समझो कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और 2 केस में नहीं हुई। एक्चुअल इंटरेस्ट जो है आपकी, एक्चुअल इंटरेस्ट इज 1.8 लाख, 2.8 लाख, 35,000 एंड 25,000। कितना डिडक्शन मिलेगा आपको? 1.8 लाख, 2 लाख, 30,000 एंड 25,000। नीचे आपको 4 कंडीशंस मिल जाएगी। लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999।
loan should not be taken for RRR. Acquisition or construction is completed within from the end of the financial year in which loan is taken or capital is borrowed. And last, interest certificate is obtained. पहले इतना समझ में आया आपको? चलो पहले आप इतना लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. इंटरेस्ट के ऊपर नोट डाल दो. अब आपकी एग्जाम्स खत्म हो गई कॉलेज की. आर्यन आपकी भी? कौन सी कॉलेज है आपकी? आपकी और आपका प्राइवेट कॉलेज है. हाँ मतलब डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस कर. अच्छा है वो. अभी आपकी एग्जाम्स हुई कि नहीं हुई? कब है? अच्छा, आपकी तो साल में एक ही बार होगी. दो? अच्छा, हो गया इतना लिख के तो मैं आगे बढ़ू. हाँ हाँ तो बना नहीं है ना. टेबल बनाना मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देव? डन. चलो अब यहां पे ध्यान दो. आप कितने घर को एसओपी रख सकते हो? एसओपी 2 घर को रख सकते हो ना, बराबर. अब देखो समझना. देखो आपके पास 2 घर है, हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2, एंड बोथ आर सेल्फ ऑक्यूपाइड. ठीक है, बोथ आर सेल्फ ऑक्यूपाइड. ओके. अब जो मैंने आपको कंडीशंस पढ़ाई अभी, समझो कि ये दोनों घर के लिए सेटिस्फाई हो रही है. मतलब पहले घर में भी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरे घर के लिए भी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. तो आपको पहले घर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा माइनस करने? 2 लाख. दूसरे घर का कितना मिलेगा? 2 लाख. बट याद रखना दोनों मिला के ना, दोनों मिला के 4 लाख नहीं होगा, वो भी 2 लाख ही होगा. मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो दोनों घर के लिए 2 2 4 हो जाएगा. अपने को दोनों घर का मिला के या तो 2 लाख मिलेगा या तो 30,000. सो इट इज नॉट पर प्रॉपर्टी. मैं वो सिखाना चाहता हूं. समझो कि जो मैंने आपको कंडीशन सिखाई वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इस घर का कितना मिलेगा? 30,000. इस घर का भी कितना मिलेगा? 30,000. और दोनों मिला के भी कितना मिलेगा? 30,000. और अगर कंडीशन एक घर में सेटिस्फाई हुई है और दूसरे घर में नहीं हुई है, तो जिस घर की हुई है वो घर की 2 लाख और इसकी 30,000, और दोनों मिला के कितना? 2 लाख. 2 लाख से ज्यादा मिलेगा ही नहीं, वो दिमाग में डाल दो अभी. तो ये एक चीज ध्यान में रखना कि इट इज नॉट पर प्रॉपर्टी लिमिट, इट इज लिमिट फॉर बोथ दी प्रॉपर्टीज पुट टुगेदर. अंडरस्टूड? तो आपने ये जो अभी 4 कंडीशन लिखी उसके नीचे आपको ये टेबल लिखना हो तो लिख लीजिए. बराबर. अब बढ़ते आगे. मैंने आपको बोला था ये चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. पहला जो मैंने आपको सिखा दिया है वेकेंसी रेंट करके. अभी मैं दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना. इट इज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट ओनली. जो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट करवाया उसी का पार्ट है, एंड इट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, PCPI. सुनो अभी देखो, आपने लोन लिया, लोन, और आपने घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया. अब ये घर का क्या चल रहा है? कंस्ट्रक्शन. अब कंस्ट्रक्शन में चले गए समझो 2 से 3 साल, और इधर आपका घर बन के हो गया रेडी. इधर आपका घर क्या हो गया? रेडी हो चुका.
रेडी होने के बाद भी क्या नहीं से आपका आउटस्टैंडिंग लोन तो था ही ना, लोन तो अभी थोड़ी रीपे हुआ है, घर बना है, तो इसके बाद भी आप क्या पे करोगे? इंटरेस्ट। मेरे को है ना प्रॉब्लम घर बनने के बाद की इंटरेस्ट का नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम है कि घर बनने के पहले के इंटरेस्ट हम क्या करेंगे। अंडरस्टैंड? जैसे ही घर बना, क्या नहीं से मेरा सेक्शन नंबर 22 चार्जिंग सेक्शन की जो कंडीशंस थी वो सारी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन का पहला ही कंडीशन है कि यू शुड हैव अ प्रॉपर्टी दैट इज बिल्डिंग्स और लैंड अपॉर्चुनिटी। तो यहां तो बिल्डिंग बन गया, आई शुड बी ओनर एंड आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब अब मेरा हाउस प्रॉपर्टी हेड एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका, तो कहने से मैं ये इंटरेस्ट 24B में माइनस कर सकता हूं। बट मेरा प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, कौन से टाइम पे? जब मेरे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तब तो मेरा चार्जिंग सेक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, और चार्जिंग सेक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं तो ये हेड के अंदर जा ही नहीं सकता हूं। अब जब ये हेड के अंदर ही नहीं जा सकता हूं तो ये इंटरेस्ट का क्या करूंगा मैं? समझा प्रॉब्लम? समझा? आप समझो, मैं ये हेड के अंदर जा कब से सकता हूं? एक बार घर बन चुका उसके बाद से मैं जा सकता हूं, घर बनने से पहले कैसे जा सकता हूं? तो मेरा पॉइंट यह है कि जो इंटरेस्ट मैं पे करूंगा कब? ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उस इंटरेस्ट का क्या होगा? क्योंकि यहां पे मेरे पास घर ही नहीं है, घर नहीं है तो 22 सेटिस्फाई नहीं हुआ, जब 22 ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हाउ कैन आई क्लेम डिडक्शन अंडर 24B? तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया, क्या? कि काम करस ऐसे, तेरी जो भी इंटरेस्ट होगी, कब? कंस्ट्रक्शन फेज की इंटरेस्ट, एक काम करेंगे हम, तुझे यही इंटरेस्ट माइनस करने देंगे। कब देंगे? घर बनने के बाद। और हम तुझे एक झटके में माइनस करने नहीं देंगे, हम तुझे माइनस करने देंगे इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो करना, कैलकुलेट कर ले, इन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 5 इंस्टॉलमेंट में माइनस कर देना। मतलब जैसे ही तुम्हारा घर बन गया, तुम्हें ये साल सपोज फर्स्ट ईयर है, इस साल की इंटरेस्ट तो मिलेगी, साथ साथ में 1/5 मिलेगी पीसीपीआई की। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 6th ईयर से क्या होगा? 6th ईयर से ओनली दैट ईयर्स इंटरेस्ट। तो हम तुम्हें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट माइनस करने देंगे इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 5 इंस्टॉलमेंट में दे देंगे माइनस करने। बट अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट भी तो करनी पड़ेगी ना। तो अभी मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं? हाउ टू कैलकुलेट पीसीपीआई, कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूं ऑफ पीसीपीआई, हाउ टू कैलकुलेट पीसीपीआई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए एक तो आपको चाहिए अमाउंट, लोन लिख देता हूं अमाउंट के बदले, ठीक है। एक आपको चाहिए लोन अमाउंट, दूसरा आपको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा आपको चाहिए ड्यूरेशन। 3 चीजें आपको चाहिए। कितना लोन लिया है और कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। आपको है ना, आपको ड्यूरेशन पे फोकस करना है। कितने टाइम को हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलेंगे वो हमें देखना है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? पीसीपी। पीसीपी, व्हाट इज पीसीपी? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमें ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है तो ये ड्यूरेशन कोई एक पर्टिकुलर डेट से क्या होगा? स्टार्ट, एंड एक पर्टिकुलर डेट पे जाके क्या हो जाएगा? एंड। एक पर्टिकुलर डेट पे जाके क्या होगा? स्टार्ट, और एक पर्टिकुलर डेट पे क्या हो जाएगा? एंड। सो स्टार्ट डेट और एंड डेट हमें चाहिए।
हमें दो डेट्स चाहिए, एक स्टार्ट डेट मतलब क्या, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन से दिन से स्टार्ट होगा और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन से दिन पे एंड होगा। अब ये जो स्टार्ट डेट है और एंड डेट है ना, ये आप लोगों को इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है कि व्हाट विल बी योर स्टार्ट डेट एंड व्हाट विल बी योर एंड डेट। मैं क्या बोल रहा हूं, एक्ट में जो लिखा है ना उसको साइड में रखो, एक्ट में जो लिखा है उसको साइड में रखो। मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट शुड बी आवर स्टार्ट डेट एंड व्हाट शुड बी आवर एंड डेट। आई विल टेक सम एग्जांपल्स, ठीक है। सुनो, अगर मैं आपको बोलूं डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन इज 1/7/2019, इस दिन आपने घर का कंस्ट्रक्शन चालू किया था, एंड डेट ऑफ टेकिंग लोन is 1/9/2019. Date of completion of construction is 31st July 2023. 3 डेट मैंने आपको दी है, जिस दिन हमने घर का कंस्ट्रक्शन चालू किया, जिस दिन हमने लोन लिया एंड जिस दिन घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। मैंने आपको 3 डेट दी है, 3। आप मुझे बताओ, आपके हिसाब से एक्ट को साइड में रखो, कौन से दिन से अपना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होना चाहिए, कौन से दिन से, बोलो। 3 डेट है, तीनों में से एक ही आंसर होने वाला है। 1 जुलाई आप बोल रहे हो, आप 1 सितंबर लग रहा है। 100% इट विल बी 1 सितंबर यार, थोड़ा दिमाग चलाओ देव। आपने कंस्ट्रक्शन पहले चालू किया, जुलाई में कंस्ट्रक्शन चालू किया, लोन कब लिया आपने, सितंबर में, तो इंटरेस्ट भी कब से आएगा, सितंबर से ही आएगा। तो हाउ कैन यू पे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स, जुलाई एंड अगस्त? लॉजिकल है, तो इट शुड बी सितंबर। एंड एंड डेट क्या होनी चाहिए, एंड डेट 31st जुलाई। एक ही तो डेट दिख रही है अपने सामने। तो कंस्ट्रक्शन पीसीपी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का स्टार्ट डेट होगा 1/9, एंड डेट होगा 31st जुलाई। लेट अस चेंज द केस। डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन इज 1/7/2019. डेट ऑफ टेकिंग लोन इज 1/6/2019, and date of completion of construction is 31st July 23. तो अब आप मुझे बताओ स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए और एंड डेट क्या होनी चाहिए। पहले एंड डेट जुलाई 23, स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए, बोलो देव। 1/7, आपने लोन देखो 1/6 को ली है, लोन जून में लिए और कंस्ट्रक्शन जुलाई से स्टार्ट हुआ है, क्या होनी चाहिए, शायद 1/7। कोई रीजन स्पेसिफिक? परफेक्ट, आपका होना चाहिए यहां पे 1/7/2019। क्यों? क्योंकि 1 महीने तक तो आपका पैसा कंस्ट्रक्शन में लगा ही नहीं है, आपका कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा ही नहीं है, भले ही आपने लोन ले लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कहां किया, मतलब वो 1 महीना कहने से शायद आपने वो पैसा कहीं और यूज किया होगा, तो वहां माइनस करने मिलेगा इंटरेस्ट। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन स्टार्ट डेट। व्हाट शुड बी योर स्टार्ट डेट? इट शुड बी आइदर डेट ऑफ स्टार्टिंग और डेट ऑफ टेकिंग, विच एवर इज लेटर। नहीं समझा अभी भी? विच एवर इज लेटर, लेटर बाद में जो डेट आ रही है वो। वापस से, इट शुड बी आइदर डेट ऑफ टेकिंग लोन और इट शुड बी डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन, विच एवर इज लेटर। जो बाद में डेट आ रही है वो देखनी है अपने को। अब तुम देखो, ये अपना कौन सा डेट होगा, स्टार्ट डेट, और एंड डेट क्या होना चाहिए, जब ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो अब देखो, अब एक्ट में क्या लिखा है, तो एक्ट के हिसाब से स्टार्ट डेट, एक्ट के हिसाब से, ये तो अपने हिसाब से हो गई स्टार्ट डेट। एक्ट में लिखा है डेट ऑफ टेकिंग लोन
और डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन विच एवर इज लेटर। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं पता है, जो हमने सोचा और जो एक्ट में लिखा है वो सेम है। मतलब स्टार्ट डेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं कहां पे है, एंड डेट पे है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई विल एक्सप्लेन रीजन ऑल्सो, बट ध्यान से सुनो। तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कौन से दिन पे खत्म हुआ इन बोथ दिस एग्जांपल्स? 31 जुलाई, राइट? अब है ना, अब इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा है? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है ना, उसके पहले जो 31 मार्च गया, जो 31 मार्च गया है, इनकम टैक्स एक्ट ऐसा मानता है क्या कि वो 31 मार्च को तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। एक मिनट, गलत है। एक्ट में जो लिखा है वो गलत ही है, बट एक्ट में जो लिखा है वो फाइनल है। तो एक्ट में क्या लिखा है कि तुम्हारा कंस्ट्रक्शन जब भी कंप्लीट हुआ उसके पहले कौन सा 31 मार्च गया वो आप देखो, कौन सा 31 मार्च गया है। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है पता है? इनकम टैक्स एक्ट कि आपका कंस्ट्रक्शन है ना 31 मार्च 23 पे खत्म हो चुका है। हम ऐसा मान रहे हैं, हुआ नहीं है, बट एक्ट बोलते हैं हम तो वैसा ही मानेंगे। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, एंड डेट जो है ना, एंड डेट वो अपने हिसाब से और एक्ट के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है। राइट कौन है? अपन, बट फॉलो क्या करना पड़ेगा? एक्ट। क्यों? समझाता हूं, रुक जाओ। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, एंड डेट हमेशा 31 मार्च ही होगा। एंड डेट हमेशा 31 मार्च ही होने वाला है, बराबर? इतना समझा? अब सुनो, अब सुनो। अब है ना, मैं आप लोगों को मस्त एक एग्जाम्पल देता हूं और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि गवर्नमेंट बोलना क्या चाहता है। पे अटेंशन। ये एग्जाम्पल अगर तुम समझ गए ना तो तुम्हारा काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगा। डेट ऑफ टेकिंग लोन 1/10/2019, डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन 1/12/2019, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 31 December 2024, लोन अमाउंट 10 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। चलो, ये आपके सामने मैंने अब एग्जाम्पल बना रहा हूं, ठीक है। पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? पीसीपी। मैं क्या बोल रहा हूं? पीसीपी एज पर एक्ट। पहले एज पर एक्ट कब चालू होना चाहिए? 1 December 2019। कहने से ये आपका कौन सा डेट हो गया? स्टार्ट डेट। कौन से दिन पे एंड होना चाहिए? अप टू विच डेट? 31 मार्च 2024। आर्यन समझा? ये होना चाहिए आपका एंड डेट, बराबर? मैं आपके रेफरेंस के लिए सिर्फ यहां पे लिख रहा हूं, जो लिख रहा हूं वो देखने का नहीं है ज्यादा, ये आपके रेफरेंस के लिए। लॉजिकली कहने से इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1/12/2019 एंड इट शुड एंड ऑन 31 December 2024। ये लॉजिकल है जो रेड में लिखा है। बट इनकम टैक्स एक्ट क्या बोल रहा है कि जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले कौन सा 31 मार्च गया है वो देखो, उस दिन पे आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, ऐसा हम मान रहे हैं। चलो ठीक है, एक्ट ने मान लिया वैसा। अब मुझे बता, अब अपने को कैलकुलेट करना है December 19 से लेके March 24 तक कितने मंथ्स हुए। तो दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 4 महीने कम काउंट करेंगे तो पहुंचेंगे 20 पे। 21, 22, 23, 24, 4 साल और 4 साल मतलब 48 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स मतलब 52 मंथ्स हो गए। तो 52 मंथ्स मेरा क्या चला है? कंस्ट्रक्शन चला है। ऐसा कौन बोल रहा है? इनकम टैक्स एक्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मेरा पीसीपीआई क्या होगा? तो माई पीसीपीआई इज 10 lakhs इंटू 12% इंटू 52 डिवाइड बाय 12। समझा ना? 52 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालने का है।
कितना आ रहा है? बराबर 5,20,000 आया मेरा पीसी पीआई। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना हो ये सब लोग। अभी कौन से साल बताना, कौन से साल में मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है? विच प्रीवियस ईयर? 24-25, 24-25 कहने से ये प्रीवियस ईयर है जब मेरा कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, बोलो, कंप्लीट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, कब कंप्लीट हुआ है? डेट बताओ मुझे, डेट 31 दिसंबर को कंप्लीट हुआ है। सो मैं ऐसे बोल सकता हूं दिसंबर के बाद 1 जनवरी से या तो मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट होगी या तो मेरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे ये प्रॉपर्टी पे पहली बार टैक्स कब लगेगा? पहली बार क्या नहीं से 24-25 में पहली बार टैक्स लगेगा। अरे उसके पहले तो प्रॉपर्टी नहीं था ना, प्रॉपर्टी बना कब? 24-25 में। तो मुझे टैक्स पहली बार कब लगेगा? पहली बार 24-25। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट ईयर जब आपको प्रॉपर्टी पे क्या लगने वाला है? टैक्स। दिस इज फर्स्ट ईयर। तुम ये समझे फर्स्ट ईयर है। अच्छा, दिसंबर में प्रॉपर्टी बन गया तो उसके बाद कहना इसे जैन से आइदर प्रॉपर्टी विल बी लेट आउट और इट विल बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, राइट? अब मैं क्या बोल रहा हूं, 24-25 जो ईयर है, 24-25, इस साल की मेरी इंटरेस्ट कितनी है 24-25 की? तो मैं बोल सकता हूं 10 लाख रुपया इंटू 12% इस कहने से 1,20,000। ये मेरी कौन से ईयर की इंटरेस्ट है? अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अब सुनना। लॉजिकली है ना, लॉजिकली मुझे क्या करना चाहिए, इसमें से 9 मंथ्स की इंटरेस्ट को अलग करना चाहिए। और 9 मंथ्स की इंटरेस्ट मेरी एक्चुअली में क्या है? प्री। और 3 मंथ्स की इंटरेस्ट क्या है मेरी? पोस्ट। लेकिन अब एक लाइन बोल रहा हूं, ये लाइन याद रखना, एक लाइन बोल रहा हूं, ये लाइन याद रखना कि गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट बोल रहा है कि जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, सुनना बराबर से, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, ईयर इन विच योर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, दैट इज 24-25, उस साल की जो इंटरेस्ट होगी ना, हम प्री और पोस्ट में डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, हम आपको पूरी इंटरेस्ट पोस्ट में दे देंगे। गवर्नमेंट ये सेंटेंस याद रखना क्या बोलना चाहता है कि हम आपको सारी की सारी इंटरेस्ट पोस्ट में देना चाहते हैं। मतलब आप पूरी इंटरेस्ट पोस्ट में डाल दो, हमें चलेगा। ऐसा कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट। कौन से ईयर की इंटरेस्ट? जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। गवर्नमेंट बोल रहा है जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, हमें कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं, प्री में पोस्ट में नहीं चाहिए, सारी पोस्ट में ले लो। अब तुम सोचो, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन अगर कंप्लीट हुआ है, गवर्नमेंट बोलता है उस साल की इंटरेस्ट हम प्री और पोस्ट में डिवाइड नहीं करना चाहते, तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब एंड होना चाहिए? 31 मार्च को ही एंड होना चाहिए, क्योंकि इस साल की इंटरेस्ट को गवर्नमेंट बोल रहा है हम प्री पोस्ट में डिवाइड नहीं करना चाहते हैं। ये एक सेंटेंस गवर्नमेंट ने बोला है, वो याद रखना है अपने को। क्या? ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, दैट ईयर्स इंटरेस्ट वी विल नॉट डिवाइड इन प्री एंड एंटायर इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज पोस्ट। एंटायर इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज पोस्ट। एंड कैन आई से थोड़ा सा अगर समझ पा रहे हो तो इट इज एन एडवांटेज फॉर असेसी, बिकॉज इफ सपोज इट इज कंसिडर्ड एज प्री, देन यू विल गेट डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ये तो एक झटके में मिल जाएगा। और अब हम तुम्हें ये इंटरेस्ट तो माइनस करने देंगे ही, ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली वी शुड डिवाइड, बट एक्ट बोलता है नहीं करना। लास्ट में तो एक्ट ही फॉलो करना पड़ेगा। एंड अब इसके अंदर यू एड हाउ मच? 1/5 ऑफ PCPI 5,20,000 आया था, इसका अपन 1/5 करेंगे तो कितना? 1,04,000 आ रहा है। ये हो गया 2,24,000। ये आपकी इंटरेस्ट है फॉर अ ईयर 24-25। एंड अभी रुको, कंप्लीट नहीं हुआ है। 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, every year your amount of interest will remain same. Amount of interest will remain same, constant every year, with an assumption there is no repayment of loan. Loan का repayment नहीं हुआ है. And now from 29-30 onwards, can I say you will get deduction of 1,20,000 only. Why 120? हो गया ना 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब रुको, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है।
अब मेरे को वापस से फर्स्ट ईयर पे आ जाओ जब प्रॉपर्टी पे टैक्स लग रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, इस साल में प्रॉपर्टी एलओपी हो सकता है या डीएलओपी हो सकता है या फिर एसओपी भी हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी एलओपी या डीएलओपी है तो हम आपको 2,24,000 पूरा दे देंगे, माइनस करते हैं। बट अगर प्रॉपर्टी क्या है तो हम कितना देंगे, तो कितना, तो 2 लाख, और नहीं हुई तो 30,000। पहला कंडीशन क्या था, ऑन और आफ्टर 1/4/1999। चेक करो कब लिया है लोन, आफ्टर लिया है, कंडीशन 1 सैटिस्फाइड। लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर आर, हुआ सेटिस्फाई, वी हैव टेकन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन। थर्ड कंडीशन, construction or acquisition should be completed within 5 years from the end of the year in which loan is taken. Loan is taken in which year? 19। एंड में जाओ वो ईयर के 20, 5 साल ऐड कर, 31 मार्च 25। तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? नहीं, तब ये डेट देखने का एक्चुअल, ये तो एक्ट के हिसाब से डेट है ना बेटा। हाँ तो भी, अरे मैं सिर्फ बोल रहा हूं आपको, ये हो रहा है कंडीशन सेटिस्फाई, पर यू विल नॉट चेक दिस डेट, दिस इज डीम्ड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द एक्चुअल डेट। और जब वो 5 साल वाली कंडीशन आप देखोगे ना एसओपी वाली, तब तुम्हें डीम्ड डेट नहीं देखनी है, तब तुम्हें एक्चुअल डेट देखनी है। एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन इज दिस। मैं वो नहीं बोल रहा हूं कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, बट ये डेट मत देखना। तब construction or acquisition should be completed within 5 years from the end of the year in which loan is taken. Loan is taken in 1/10/2019, end of that year is 31st March 2025। 5 साल ऐड करो, 31st March 25। तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? 31st December 24 को। तब तुम्हें एक्चुअल डेट देखना है। एंड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का मैंने कुछ बोला नहीं है, तो फिर तुम्हें कितना मिलेगा माइनस करने है, मतलब कुछ नहीं बोला है तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो अब तुम्हें मिलेगा 2 लाख। समझा? एक लाइन जो अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। वापस से, ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज, दैट ईयर्स इंटरेस्ट वी विल नॉट डिवाइड इन प्री एंड पोस्ट, एंटायर इंटरेस्ट वी विल कंसिडर एज पोस्ट। क्लियर? अब ये जो मैंने इधर एंड डेट नहीं लिखा है, उधर मैं लिख देता हूं, और डे prior to previous year in which construction is completed। पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो प्रीवियस ईयर देखो कौन सा है, और डे प्रायर टू दैट प्रीवियस ईयर, मतलब 1 अप्रैल के प्रायर। 31 मार्च ही आएगा ना ऑलवेज। मैंने तो आपको डिफरेंट वे में बता दिया, जिस टाइम पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पहले जो 31 मार्च गया वो। बोलो ये समझा? अब जो भी आपके डाउट्स हो पूछ सकते हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो लिख लेंगे। हो गया लिख के? अब मैं एक केस आप लोगों को देता हूं, जैसे मैंने सॉल्व किया है पूरा वैसा आप करके दो, ठीक है? डेट ऑफ टेकिंग लोन 1/5/2019, डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन 1/8/2000 सॉरी, डेट ऑफ टेकिंग लोन को 1/5/2017 करना, और डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन 1/8/2017, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 30th June 2024, लोन अमाउंट 12 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। पूरा वो 5 साल का कैलकुलेशन करके बताओ मुझे कितना है। अब पीसीपीआई का अमाउंट बताओ। 12 lakhs आ गया। और फर्स्ट ईयर जब आपको टैक्स लगेगा इज अगेन 24-25, तो इस ईयर की इंटरेस्ट कितनी है पहले? 1,80,000 प्लस 1/5 of 12 lakhs 2,40,000, टोटल
4,20,000। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर प्रॉपर्टी एलओपी या डीएलओपी हुआ तो 420 पूरा मिलेगा, और एसओपी हुआ तो नहीं तो कंडीशन चेक करना था ना, 30 आएगा। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा पता है? थर्ड, 5 साल वाला। आपको चेक करना था ना कंडीशन। हाँ वही, वो करना था ना। ये समझा, लेकिन 30 कैसे आया वो समझाना सबको, मेन वही है, 30 समझाना था मुझे। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई वो समझा? थर्ड वाली, 5 इयर्स। 5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। अब तुम्हें एक चीज मैं बोलूं, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हर साल है ना तुम्हारा एसओपी का आंसर विल नेवर एक्सीड 30। अरे एक बार अगर 5 इयर्स वाली कंडीशन वायोलेट हो गई तो वो तो लाइफ टाइम ही वायोलेट हो गई ना आपकी। तो अभी हर साल 30 मिलेगा। चलो कुछ डाउट हो तो पूछो। एक लाइन याद रखनी है, जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है जिस साल में कंस्ट्रक्शन, उस साल की इंटरेस्ट को हम प्री और पोस्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, पूरा पोस्ट मान लेंगे। ये याद रह गया तो आपका पीसीपीआई का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं तो मैं अभी थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ता हूं। आर्यन क्लियर? ओके। अब मैंने आपको क्या बोला था, ये चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक वेकेंसी वाला जो अपन ने कल कर लिया था, दूसरा अभी करवाया पीसीपीआई वाला। अब तीसरा और लास्ट पॉइंट, अब जितने भी क्वेश्चंस बाकी है अपने, सारे बाकी है, वैसे 2 ही किए हमने, सब में ये कॉन्सेप्ट आएगा और आएगा ही। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आएगा ही। सो जितना हो सके कॉन्सेंट्रेट ना हो। अब जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब क्या? सी प्रॉपर्टी विल बी आइदर एलओपी और इट विल बी एसओपी। नहीं, पहले समझो, प्रॉपर्टी 2 ही हो सकती है, या तो लेट आउट या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड। डीएलओपी कभी प्रॉपर्टी नहीं होगा। हाँ, आपके पास 3 एसओपी है तो डीएलओपी बनेगा। सो प्रॉपर्टी 2 ही टाइप की हो सकती है, या तो लेट आउट या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड। प्रॉपर्टी कभी भी डीएलओपी नहीं होगा। हां, 3 एसओपी हुई तो डीएलओपी का कॉन्सेप्ट आएगा। सो एक प्रॉपर्टी है तो इट कैन बी आइदर लेट आउट प्रॉपर्टी और इट कैन बी अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब है ना, प्रॉब्लम कहां पे नहीं आएगा, समझो एक प्रॉपर्टी है जो 12 महीने लेट आउट है, प्रॉब्लम नहीं है, पता ही है लेट आउट है। अगर एक प्रॉपर्टी है जो 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, पता ही है सेल्फ ऑक्यूपाइड है। प्रॉब्लम कहां पे आएगा? साल के कुछ महीने लेट आउट है, कुछ महीने एसओपी है, तो क्या करना है? तो अब है ना, अब गवर्नमेंट ने एसओपी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी ना, उसका उन्होंने डेफिनेशन दिया है। मतलब अगर प्रॉपर्टी ये डेफिनेशन के अंदर फॉल हो रही है तो एसओपी, नहीं तो एलओपी। डीएलओपी प्रॉपर्टी नहीं होती है कभी भी, प्रॉपर्टी कभी भी डीएलओपी नहीं होता है, वो ध्यान में रखना। प्रॉपर्टी अगर डेफिनेशन के अंदर फॉल हुआ तो एसओपी है, नहीं तो वो एलओपी। सिर्फ अपने को पहली स्टेप आइडेंटिफाई करना है, प्रॉपर्टी एसओपी है क्या एलओपी, बस पहले उतना ही आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मैं और भी चीजें सिखाऊंगा उसमें। अब क्या आ रहा है डेफिनेशन के अंदर? तो पहला पार्ट समझो, एक प्रॉपर्टी है which is self-occupied throughout the year. For entire previous year, it is self-occupied only. इस प्रॉपर्टी पे आप एसओपी के प्रोविजंस लगा सकते हैं। It should be self-occupied throughout the year. For entire previous year, it should be self-occupied. या फिर suppose there is one property. एंड ये प्रॉपर्टी में कुछ टाइम के लिए इट वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड कुछ टाइम के लिए इट वॉज वेकेंट। बट अंडरस्टैंड, वेकेंसी क्यों थी?
क्योंकि आपका एम्प्लॉयमेंट या आपका बिजनेस और प्रोफेशन इज एट सम अदर प्लेस। मतलब क्या, समझो आपके पास मुंबई में एक घर है और वो घर में आप रह रहे थे, ये घर आपको बंद करके जाना पड़ा पुणे, क्यों? क्योंकि आपका जॉब वहां पे ट्रांसफर हो गया है, या फिर आप अपना बिजनेस पुणे में एक्सपांड करना चाहते हो या वहां पे शिफ्ट कर रहे हो। तो ये प्रॉपर्टी क्या रही है? ये प्रॉपर्टी भाड़े पे नहीं दी है, बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। देन दिस प्रॉपर्टी कैन बी कंसिडर्ड एज एसओपी। एंड अगर समझो एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का कोई पार्ट है, पार्ट विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर, then this part property is considered as SOP। प्रॉपर्टी तीनों में से कहीं पे फॉल हुई तो SOP, नहीं हुई तो LOP। ये कौन बोल रहा है? ये गवर्नमेंट बोल रहा है हमें। ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के हिसाब से ये SOP होगी, बाकी सब लेट आउट होगी। सुनते जाना। अभी अब मैं आपके सामने अलग अलग सिचुएशंस बना रहा हूं। सिचुएशन नंबर 1, सपोज देयर इज वन प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी was self occupied for 9 months and it was let out for 3 months। इस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट क्या मानेगा? गवर्नमेंट बोलेगा हम इसको लेट आउट ही मान रहे हैं, खत्म। हमारे हिसाब से दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट, हमारे हिसाब से दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट। हम इस प्रॉपर्टी पे प्रोविजंस कौन से लगाएंगे? लेट आउट के। इसको हम एसओपी कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके डेफिनेशन में कहीं पे भी ये प्रॉपर्टी फिट नहीं हो रही है। आ रहा है समझ में? आर्यन समझा? सेकेंड, समझो देयर इज वन प्रॉपर्टी, नाउ फॉर 364 days this property was self occupied and for 1 day this property was let out। क्या मानेंगे इस प्रॉपर्टी को? हम तो इसको लेट आउट प्रॉपर्टी ही मानेंगे। दिस इज लेट आउट प्रॉपर्टी, फॉर एंटायर ईयर वी विल कंसिडर लेट आउट। ऐसा कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलते हैं हम तो इसको लेट आउट ही मान रहे हैं, हम ऐसा ही समझेंगे दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 months। गवर्नमेंट ऐसा बोल रहा है, ठीक है। थर्ड सिचुएशन, समझो देयर इज वन प्रॉपर्टी, 6 months it was let out, 3 months it was vacant and 3 months it was self occupied। और वेकेंट का मतलब आप टेनेंट ढूंढ रहे थे, मिला नहीं। क्या मानेंगे इसको भी? लेट आउट प्रॉपर्टी, इसको भी मान लेंगे हम, बराबर। सिचुएशन नंबर 4, suppose there is one property, 70% area is self occupied throughout the year, 30% area for 6 months it was let out, for 4 months it was vacant and for 2 months it was self occupied। 70% पे एसओपी प्रोविजंस लगेंगे और 30% पे लेट आउट लगेंगे। फिफ्थ सिचुएशन, देयर इज वन प्रॉपर्टी, देयर इज ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर इन दिस प्रॉपर्टी। ग्राउंड फ्लोर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर, वेर एज फर्स्ट फ्लोर 6 months it is let out and 6 months it is self occupied and both the areas are equal, ground and first। अब क्या करेंगे? ग्राउंड फ्लोर पे एसओपी के प्रोविजंस लगेंगे, लेट आउट। और एक केस है, बट पहले ये 5 केस डिस्कस करते हैं, फिर 6th केस पे जाएंगे। चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई है? फर्स्ट केस लेट आउट है, लेट आउट। अब मुझे ये बताओ, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट होती है, लेट आउट,
तो लेट आउट में अपन फॉर्मेट कहां से स्टार्ट करते हैं? परफेक्ट, जीएवी चाहिए अपने को सब जगह पे, जितनी भी प्रॉपर्टीज लेट आउट होगी उसकी क्या चाहिए? जीएवी चाहिए। अब मेरे को है ना, ये जितनी भी जगह पे अपन ने लेट आउट लेट आउट लेट आउट लेट आउट लेट आउट लिखा है, उधर अपने को कैलकुलेशन सीखना है। कौन सी चीज का? जीएवी का। क्योंकि अब जीएवी के कैलकुलेशन में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ तो होगा। क्या होगा वो अपने को समझना है। चलो अब मैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी का थोड़ा डिटेल्स देता हूं। ये प्रॉपर्टी का जो एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट इज 12 lakhs, एंड ये प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल रेंट है वो है 1.1 लाख पर मंथ। क्या है बोलो? 1.1 लाख पर मंथ। मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए कि ये वाले केस में व्हाट विल बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या होना चाहिए आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू? क्वेश्चन समझा आप लोगों को ना? स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट, स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट, स्टेप नंबर 3 ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या 12 लाख? 12 लाख तो पूरे साल का ही है और पूरे प्रॉपर्टी का है। हाँ, आप सोचो क्या होना चाहिए। आर्यन ने आंसर दिया है 1320, जो आपने पहले आंसर दिया था, तो 3,30,000 आएगा। तो आपने वैसे देखने जाएंगे तो सारे जो पॉसिबल आंसर्स थे सब दे दिए। 12 लाख भी दे दिया, 1320 भी दे दिया और 3,30,000 भी दे दिया। ओके, नहीं नहीं, है तो इसी में से, है तो इसी में से, बट थोड़ा सोचो, आप लोग सोचो थोड़ा सा। आर्यन ने भी अभी अपना आंसर चेंज किया है, 3,30,000 पे आ गया आर्यन भी। 3,30,000 पॉसिबल है। ओके, चलो अभी एक्सप्लेनेशन बराबर से सुनना। सी, आप लोग क्या बोल रहे हो मुझे कि सर एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो 12 लाख है, दैट इज रेंट फॉर एंटायर 12 months, राइट? लेट अस कन्वर्ट दैट रेंट इनटू अ 3 months रेंट बिकॉज प्रॉपर्टी इज लेट आउट ओनली फॉर 3 months. So 3 months का रेंट अगर मैं देखूं तो इट इज 3 lakhs. So your expected rent for this property is 3 lakh rupees for 3 months. And now if I compare 3 months का rent, expected rent with 3 months actual rent, तो कहना इसे 3,30,000 is my gross annual value. अब इसमें ना, इसमें प्रॉब्लम कहां पे है पता है? इस प्रॉपर्टी पे पहले तो प्रोविजंस कौन से लगने चाहिए? आप लोगों ने क्या किया पता है? आपने 9 महीने के लिए इस प्रॉपर्टी पे एसओपी के प्रोविजंस लगा दिए हैं। आपने 3 महीने का ही एक्सपेक्टेड रेंट लिया, इसका मतलब आपने क्या किया? 9 महीने उसको तो ऐसा ही समझाना कि इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ये तो गलत हो गया ना। इस प्रॉपर्टी पे प्रोविजंस अपने को लेट आउट के लगाने हैं और आप समझ रहे हो कि प्रॉपर्टी इज लेट आउट ओनली फॉर 3 months, तो आप तो 3 महीने के लिए ही उसको एलओपी मान रहे हो। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, ये लाइन बराबर से समझोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमारे हिसाब से दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 months। हमारे हिसाब से दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 months। मतलब अब सोचो, गवर्नमेंट अगर ऐसा बोल रहा है कि दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 months, एज पर गवर्नमेंट हाउ मच रेंट दे विल एक्सपेक्ट? कैन आई से दे विल एक्सपेक्ट 12 lakhs एंटायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको स्टेप नंबर 1 में एक्सपेक्टेड रेंट जो लेना पड़ेगा ना, वो 12 lakhs ही लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोल रहा है हमने तो इसको लेट आउट मान लिया है, कितने टाइम के लिए? 12 महीने के लिए। और आपका जो एक्चुअल रेंट है ना, एक्चुअल रेंट, वो आपको 3.3 लाख ही लेना पड़ेगा। सी, जब मैं बोलता हूं ना दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 months, ये सेंटेंस इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ असेसी, दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट क्या बोलना चाहता है? वी एक्सपेक्ट दैट यू शुड गेट 12 lakh rupees। आपको अपनी रेंट को 12 महीने से मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक्चुअल रेंट आपको 13.2 नहीं मिला है। आपको जब मैं बोल रहा हूं ना कि दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 months, ऐसा कौन बोल रहा है? तो गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि यू शुड गेट 12 lakhs।
और आप अब किसके साथ कंपेयर करो उसको, जितना आपको मिला है उसके साथ। आप इसको 12 महीने का कन्वर्ट मत करो, क्योंकि 12 महीने के लिए आपके लिए लेट आउट नहीं, आपके लिए लेट आउट है 3 मंथ्स के लिए। गवर्नमेंट के हिसाब से दिस इज लेट आउट फॉर 12 मंथ्स। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, हमारे हिसाब से 12 मिलना चाहिए, तुझे 3.3 मिला, नाउ योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज हाउ मच, 12 lakhs। अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो दिस इज लाइक अ पनिशमेंट विच इज गिवन टू असेसी। क्या पनिशमेंट, अरे भाई तेरा प्रॉपर्टी लेट आउट है 3 महीने के लिए, तुझे टैक्स लग रहा है 12 महीने के लिए। क्यों ऐसा, तूने प्रॉपर्टी का नेचर स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर तुझे चाहिए कि ये प्रॉपर्टी पे एसओपी के प्रोविजंस लगे तो रख 12 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, हम तुझे एसओपी लेने देंगे। अगर तू ऐसे ही नेचर फिक्स नहीं करेगा ना तो फिर यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट। वी विल कंसिडर दिस प्रॉपर्टी एज लेट आउट फॉर 12 months। तुम्हें नहीं समझाओ कुछ भी एक्सप्लेनेशन, इफ यू वांट मी टू रिपीट आई विल रिपीट। आर्यन क्लियर? तो अब सेकेंड एग्जांपल में आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए। एक्सपेक्टेड रेंट is 12 lakhs and actual rent is 5,000 rupees per day. What will be your gross annual value? पहले तो स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट कितना, परफेक्ट। स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट कितना, 5,000। एंड स्टेप नंबर 3 ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना, 12 lakhs. Again, if you are able to understand, this is like a punishment given to assessee for not specifying the nature of the property. Clear हो रही है चीजें? थर्ड एग्जाम्पल समझो, कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट इज 9.9 lakhs। एक्सपेक्टेड रेंट है वो, या फिर चलो राउंड फिगर कर देते हैं 10 lakhs। योर एक्चुअल रेंट इज 1.5 lakhs पर मंथ। चलो अब सोचो, स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट कितना आना चाहिए, पूरा 10 lakhs आना चाहिए, हाँ या ना। स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट कितना आना चाहिए, 9 lakhs। वैकेंसी है, वैकेंसी। स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 2 प्लस वैकेंसी रेंट करो ऐड, 13.5 lakhs आना चाहिए। अगर वैकेंसी नहीं होता तो कहने से आपको 13.5 मिलता, जो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता। व्हाट विल बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा 9 lakhs। अरे स्टेप 2 नहीं समझा, स्टेप 3 इज ग्रेटर देन स्टेप 1। अच्छा उसको रट्टा नहीं मारना, मैंने लॉजिकली समझाया है, समझा देव? सर आपका नाम क्या है? सुफियान। सो आपको समझा? ओके। नेक्स्ट केस, एक्सपेक्टेड रेंट 12 lakhs, एक्चुअल रेंट 60,000 पर मंथ। चलो स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट, क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसमें आपका 12 लाख का सिर्फ 30% होगा, 3.6 lakhs। वाई? प्लीज प्लीज फर्स्ट अंडरस्टैंड। Because on 70%, can I say we should apply SOP provision, this expected rent is for entire property. ये पूरी प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है, जबकि हमें 70% पे तो एसओपी के प्रोविजंस लगाने हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट क्या मान रहा है, दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट बट ओनली 30% एरिया इज लेट आउट, एंड इफ ओनली 30% एरिया इज लेट आउट तो गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सपेक्ट 12 lakh फ्रॉम अस। एक्सपेक्टेड रेंट इज हाउ मच नाउ, 3.6 lakhs। अब गड़बड़ मत करना। स्टेप नंबर 2 मुझे आप बताओ ना कितना होगा एक्चुअल रेंट।
पक्का? 60,000 इंटू 6 कितना आएगा? पक्का? और कुछ सोचने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं ये वाला पॉइंट। हाँ जरा वापस से बोलो, मेरे को ये पॉइंट चाहिए, बोल। उसका भी 30% आएगा, क्यों? दो महीने के लिए छोड़ो ना, 2 महीना ऐसा है तो वो तो लिया ही नहीं ना मैंने, 2 महीना तो आपन तो यही 6 महीने का ले रहे हैं, तो आप क्यों 30% क्यों बोल रहे हो उसका? मतलब आप बोल रहे हो कि दिस 60,000 रेंट इज फॉर एंटायर प्रॉपर्टी। कैसे पॉसिबल है? जब मैं बोल रहा हूं कि दिस इज योर एक्चुअल रेंट, अंडरस्टैंड दिस विल बी रेंट फॉर ओनली 30% एरिया। आपको कोई एक्चुअल रेंट पूरी प्रॉपर्टी का देगा क्या? आपको मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअल रेंट इतना मिला है, तो वो कितनी जगह का होगा? जितना मैंने भाड़े पे दिया होगा उसका। दिस रेंट विल नॉट बी ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी। 12 lakh expected rent will be of entire property, but actual rent will be of the area which is actually let out. Why someone will pay rent for 70% area? तो 60,000 का 30% नहीं लेना है। 60,000 इज रेंट फॉर 30% एरिया ओनली। समझा कि नहीं समझा? हाँ अब देखो, अब वेकेंसी भी है ना, तो स्टेप 2 प्लस वेकेंसी रेंट, सो ये है 3.6 lakhs प्लस 2.4 lakhs, बराबर? तो ये हो गया 6 lakhs एंड स्टेप नंबर 4 GAV 3.6 lakhs। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम वेकेंसी अगर ऐड नहीं भी करता तो भी तुम्हारा एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट सेम ही आ रहा है। अंडरस्टूड? केस 5, समझो कि आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है और फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड रेंट इज 12 lakhs एंड एक्चुअल रेंट इज 30,000 पर मंथ। बोलो स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट कितना लिखूं? 12 lakhs का 50%, क्योंकि हमें 50% पे ही एलओपी प्रोविजंस अप्लाई करने, बोथ द एरियाज आर इक्वल। और आपका स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट कितना आएगा? 30,000 इंटू 6, 1.8 lakhs। देर इज नो वेकेंसी, तो स्टेप नंबर 3 GAV 6 lakhs। पहले इतने केसेस समझ में आए हैं तो ही मैं अभी आप लोगों को 6th केस एक्सप्लेन करूं। 4th वापस समझाओ, बोलना क्या डाउट है इसमें, कौन से पॉइंट में डाउट आया आपको? अच्छा वैसे ही वापस, एक्सपेक्टेड रेंट इज हाउ मच? 12 lakhs फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी। नाउ ऑन 70% एरिया वी शुड अप्लाई एसओपी प्रोविजंस। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? ओनली 30% एरिया इज अंडर एलओपी, राइट? तो गवर्नमेंट 12 लाख एक्सपेक्ट करेगा कि 12 लाख का 30% एक्सपेक्ट करेगा? 30% ना, क्योंकि 70% तो गवर्नमेंट ही बोल रहा है अब लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड समझो। तो ये 70% के लिए गवर्नमेंट रेंट नहीं एक्सपेक्ट करेगा ना अपने से, तो ओनली 30% एरिया इज लेट आउट। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ दिस एंटायर प्रॉपर्टी इज 12। हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे? 3.6। अच्छा अब आपको एक्चुअल में कितना मिला? तो ये 60,000 एक्चुअल रेंट है। एक्चुअल मतलब क्या? ये पूरी प्रॉपर्टी मैंने भाड़े पे दी है? नहीं, मैंने प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है 30%, तो वो 30% का ही रेंट होगा ना। तो 60,000 इंटू 6, तो ये भी 3.6 आया। नाउ देर इज वेकेंसी ऑफ 4 months, तो हम वेकेंसी में क्या करते थे? स्टेप 2 प्लस वेकेंसी रेंट ये ऐड किया। तो मेरे को अगर वेकेंसी नहीं होता तो 6 लाख मिलता, तो अब मेरा 6 लाख यानी से गवर्नमेंट रेंट से ज्यादा है, तो स्टेप नंबर 2 इज माई GAV। अभी भी कुछ डाउट हो तो यू आस्क मी। पक्का? केस 2 केस 1, केस 3,
9 लाख कैसे आया? एक्सपेक्टेड रेंट क्लियर है, पहले पूरा प्रॉपर्टी को अपने को यही समझने का है। एक्चुअल रेंट कितना मिला? 6 महीने का मिला, तो 1.5 इंटू 6, 9 लाख आ गया। अगर अभी 9 लाख इधर लू और वेकेंसी 3 महीना वेकेंसी, तो अगर 3 महीना वेकेंसी नहीं होता तो कितना मिलता? और 4.5 लाख मिलता, 4.5 लाख और मिलता तो 13.5 हो जाता। 13.5 इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो योर स्टेप नंबर 2 इज योर जीएवी। अपन ने प्रूव कर दिया ना कि वी आर गेटिंग लोअर रेंट ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी। याद है कल वाला एक्सप्लेनेशन? और कोई केस हो गए सारे? यू अंडरस्टूड दिस? फिफ्थ केस क्लियर? अभी मैं 6th केस पे जा रहा है। 6th केस ये बराबर से समझना। 1/4/24 ये आपका प्रीवियस ईयर का स्टार्ट डेट है। 30th जून 24, 1/7/24, 31st मार्च 25। सुनो, ये 3 महीना है ना, 3 महीना, ये 3 महीना आपके घर का है ना, घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कंस्ट्रक्शन पहले से चल रहा था। अपना जो प्रीवियस ईयर है उसमें 3 महीना कंस्ट्रक्शन चल रहा था। आपने घर को यूज करना कब से स्टार्ट किया? 1 जुलाई से। आपने घर इस साल में यूज कितने टाइम किया है? सिर्फ 9 महीने। और अब आपने क्या किया पता है? इसमें भी क्या किया आपने? घर को है ना, घर को 50% सेल्फ ऑक्यूपाई रखा और 50% लेट आउट कर दिया। और केस को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने का है। 50% में ये 3 महीना लेट आउट था, 3 महीना वेकेंट था और 3 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड था। पहले तो मुझे यह बताओ कि ये प्रॉपर्टी में प्रोविजंस कौन से लगेंगे? 50% पे एसओपी एंड 50% पे एलओपी। पहले सब लोग ये चीज पे अग्री कर रहे हो? ओके, चलो अब इसमें अपने को क्या निकालने का है? जीएवी। एक्सपेक्टेड रेंट 12 lakhs, एक्चुअल रेंट 1.8 lakhs पर मंथ। चलो सोचो, स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट, स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट, स्टेप नंबर 3 स्टेप 2 प्लस वेकेंसी रेंट एंड स्टेप नंबर 4 जीएवी। सोचो सोचो सोचो। सोचो। जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट, ओके। चलो सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट पे डिस्कशन करते हैं। आपका कितना आया देव? 1 मिनट। आर्यन, ओके। एक्सपेक्टेड रेंट आर्यन ने बोला है 6 लाख। सुफियान, $6 लाख ही आया। चलो ध्यान से सुनो, एक्सपेक्टेड रेंट आपका कितना दिया है बोलो? 12 लाख। पर अब समझो ये 12 लाख जो है ना, दैट इज फॉर एंटायर ईयर। आपको 3 महीने के लिए तो पहले टैक्स ही नहीं लगना चाहिए, घर ही नहीं है। नाउ ट्राई टू रिकलेक्ट माय फर्स्ट लेक्चर, ब्रोकन प्रीवियस ईयर। You started earning income from the middle of the year, so your previous year will start from 1st July only.
तो नाउ यू शुड नॉट टेक रेंट फॉर एंटायर ईयर। अरे 3 महीने के लिए कैसे टैक्स लगा सकते हो आप, जब 3 महीने के लिए मेरे पास घर ही नहीं है। गवर्नमेंट मेरे को ये 3 महीने का रेंट एक्सपेक्ट करेगा क्या मेरे से? नहीं, क्योंकि घर ही नहीं है मेरे पास। तो पहले तो गवर्नमेंट आप मेरे से 3 महीने का रेंट एक्सपेक्ट मत करो, आप एक्सपेक्ट करो सिर्फ 9 महीने का रेंट। और 9 महीने में भी मेरा आधा घर तो एसओपी है, तो आप उसका हाफ ही एक्सपेक्ट करो मुझसे। सो इट इज 4.5 lakhs। आर्यन क्लियर हुआ? एक्सपेक्टेड रेंट समझा? नाउ व्हाट विल बी माय एक्चुअल रेंट? 1.8 इंटू 3 कितना आ रहा है? 5.4। तुम्हें समझ में आ रहा हो तो 5.4 प्लस 5.4, क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं होता तो टोटल हो जाएगा 10.8। वैसे तो वो 10.8 देखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आपका जीएवी पहले से ही देखो, ये एक्चुअल रेंट देखोगे तो इट इज मोर देन योर एक्सपेक्टेड रेंट। तो आपका क्या आ जाएगा जीएवी? 5.4 lakhs। समझा? कुछ भी डाउट हो तो पूछो ये वाले एग्जाम्पल में। देव क्लियर? मैडम? सर जी समझा? कुछ डाउट है तो पूछो। तुम्हें ये वाला समझ में आया? ये कैलकुलेशन बराबर? अब तुम्हारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने वाले हैं सब। आधा एसओपी, आधा एलओपी, एसओपी एलओपी, वैकेंसी, सब ऐसे ही आएंगे क्वेश्चंस। चलो ये तुम लोग अभी 6 केसेस पहले लिख लेंगे। चलो यहां पे ध्यान दीजिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मेट आप लोगों को पता है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 50,000 अप टू डिसम्बर। ये पढ़ो है। देयर आफ्टर टेनेंट vacated the property and assessee used for self occupation। इसका मतलब क्या हुआ? there is one property, this property was let out for 9 months and then it was self occupied for 3 months। ये लाइन पे मत जाना। टेनेंट वेकेटेड, दिस वाज नॉट वेकेंट प्रॉपर्टी। वेकेंसी के बाद देखो क्या हुआ। वैकेंसी के बाद वैकेंसी नहीं रहा, वो खुद रहने चला गया, तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज वैकेंसी। तो अब मुझे सिर्फ ये बताओ ना, इस प्रॉपर्टी पे प्रोविजंस कौन से लगेंगे? परफेक्ट, एलओपी के। करोगे आप लोग सॉल्व? अभी फॉर्मेट तो आपको पता ही है। चलो करो फटाफट से सॉल्व। चलो फाइनल आंसर 2,69,000 आना चाहिए, बराबर। एक सम और देता हूं, 10 मिनट में हो जाएगा, फिर छोड़ देता हूं आप लोगों को, ठीक है? देखो ये सम है। प्रेम owns a house in Madras during the year 24-25. 2/3 portion of the house was self-occupied and 1/3 was let out। मतलब ये घर कैसा हो चुका है? एक घर है, इसका 2/3 क्या है एंड 1/3 क्या है? एलओपी। कौन से प्रोविजंस लगेंगे? 2/3 पे एसओपी एंड 1/3 पे एलओपी। अब आप पर्टिकुलर्स और सामने है ना 2 कॉलम्स बना। सामने 2 कॉलम्स कैसी? 1/3 फॉर एलओपी एंड 2/3 फॉर एसओपी। और एसओपी में स्टार्ट कहां से करना पता है? एनएवी से। ऊपर कुछ लिखना नहीं, म्युनिसिपल वैल्यू और सब। समझा कि नहीं समझा? हाँ चलो करेंगे ये सम सॉल्व फटाफट से। क्वेश्चन पढ़ो, ये होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टार्ट। ये सम में ना एक इनपुट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन सबको आपको 1/3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो पूरी प्रॉपर्टी का दिया है।
अपने को इसको 1/3 करना है क्योंकि 1/3 पे ही एलओपी प्रोविजंस लगाने हैं अपने को। हूं क्या हूं? आप सबने फुल लिख दिया है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी हाँ ये होगा 1/3 एंड 2/3, क्योंकि है ना ये पूरी प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट है बेटा, तो उसको भी आपको 1/3 एंड 2/3 वही तो चीज एसओपी में आएगी सिर्फ। तो एसओपी में देयर विल बी अ लॉस ओनली। 2/3 मतलब आपका आई थिंक 80,000 आ रहा है ना, 1,20,000 का 2/3, तो 80,000 एसओपी का लॉस होगा एंड एलओपी में 40,000 की इंटरेस्ट आएगी। कंडीशन अगर कुछ ना दिया हो तो हम समझते कि सेटिस्फाई हो रही है। यस आर्यन राइट है आपका आंसर। और एक क्वेश्चन पूछा है आर्यन, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्या होगा? तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में एसओपी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सिर्फ 80,000, परफेक्ट, सिर्फ 40,000 ही जाएगा। यस वो नहीं, वो भूल जाओ, नहीं कहीं नहीं जाएगा, गया वो हाथ से गया वो बेनिफिट, क्योंकि डिफॉल्ट में क्या होता है आपके हाथ से कुछ बेनिफिट्स छीन लिए गए हैं। हो गया? यस और 80,000 फाइनल आंसर -57 आएगा और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में +23 आएगा। आर्यन डन? ओके आप लोगों को समझा? चलो कल कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं कल। आर्यन कल आ जा क्लास में। चलो बाय बाय।